सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी क्लास पहली है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल। हमारे देश के संविधान में जो प्रस्तावना दी हुई है उससे संबंधित हम सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ-साथ इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय है। जैसे कि हम कोई भी किताब लेकर के आते हैं तो उसमें आप स्टार्टिंग में देखते होंगे वहाँ पर परिचय दिया होता है। तो प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक कथन है, यानी कि हमारे संविधान का परिचय है। ये उन मूलभूत सिद्धांतों और उद्देश्यों को बताती है जिन पर संविधान आधारित है। यानी कि अगर हमें जानना है कि हमारे देश के संविधान में क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या-क्या सिद्धांतें दिए गए हैं, किन-किन उद्देश्यों को लेकर के हमारा संविधान बनाया गया है, तो हम पूरा संविधान ना पढ़ के अगर प्रस्तावना मात्र को पढ़ लेते हैं, तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन-कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, क्या-क्या चीज़ें हमारे संविधान पर आधारित हैं। अब नेक्स्ट, प्रस्तावना को संविधान का सार कहा जाता है। सार का मतलब यही है, जैसे आपने कोई स्टोरी सुनी उसके बाद में जो कन्क्लूज़न होता है, ऐसे ही हमारे पूरे संविधान का कन्क्लूज़न हमारी प्रस्तावना है। पूरी प्रस्तावना एक ही वाक्य में लिखी गई है, यानी कि जहाँ से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग, और जहाँ पे ख़त्म होती है कि आत्मर्पित करते हैं। मैंने इसमें दिया नहीं है, आप इंटरनेट पे देख लेना। तो उसमें कहीं भी किसी कॉमा या फुल स्टॉप का उपयोग नहीं हुआ है। वो पूरी की पूरी एक वाक्य में लिखी गई है और ये अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अब देखिए नीचे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे प्रस्तावना इज़ इक्वल टू संविधान के दर्शन और उद्देश्यों की संक्षिप्त झलक। यानी कि हमारी जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान के दर्शन और उसके उद्देश्यों की एक छोटी-सी झलक है कि हमारे संविधान में क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव से प्रस्तावना तक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रस्तावना कैसे बनी। देखिए इसके पीछे 5वीं बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी मुझे कमेंट करके कमेंट में बताइए। 5वीं बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और इसको 22 जनवरी 1947 को हमारे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। फिर इसी उद्देश्य प्रस्ताव से हमारे संविधान की प्रस्तावना की नींव रखी गई थी। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के परिवर्तित रूप से प्रस्तावना बनी। यानी कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि हमारी प्रस्तावना का बेस क्या था? यानी कि आधार क्या था? तो आधार था उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है? फिर 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। यानी कि हमने उस दिन अपने संविधान को अपना लिया था और कुछ अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, तो ये सभी अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा चल के। यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट देखिए, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 की तारीखें अक्सर पूछी जाती हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रस्तावना के प्रमुख शब्द। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द से पहले हम 2 चीज़ों पर बात कर लेते हैं कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना का विचार था। विचार, ये हमने कहाँ से लिया? यूएसए से। क्योंकि वर्ल्ड में सबसे पहले किसी देश के संविधान में जो प्रस्तावना बनाई गई थी, वो यूएसए में बनाई गई थी 1779 में, ठीक है? और जो हमने लैंग्वेज ली थी यानी कि भाषा, जो हमारी प्रस्तावना की भाषा है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये हमने कहाँ से ली थी? ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली थी, ठीक है? विचार लिया है हमने अमेरिका से और जो भाषा ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पर ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में, और आधार मैंने आपको बताया था, आधार क्या है? जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे। अब हमारी प्रस्तावना में कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि सॉवरेन। दूसरा समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, गणराज्य, रिपब्लिक। अब हमें एग्जाम पॉइंट क्रम से हमें याद रखना है कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी कि SSSDR। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यूपीएससी, यूपीपीसीएस जैसी परीक्षाओं में या फिर अन्य जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ये क्रम पूछा जाता है और 2017 की यूपीएसआई की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संप्रभुता क्या होती है, सॉवरेनिटी क्या होती है। तो सॉवरेनिटी, हम
भारत अपने निर्णय लेने के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। यानी कि जो देश अपने आंतरिक तथा बाहरी, जैसे कि हमारा देश है, मैं मैप नहीं बना पाया, सॉरी उसके लिए। बाहर हमारा देश, अगर हमें कोई इंटरनल डिसीजन लेना है या फिर हमें कोई बाहरी डिसीजन लेना है, यानी कि हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए, तो हम किसी से पूछेंगे क्या कि भाई हमें परमिशन दो, हम युद्ध कर सकते हैं या फिर नहीं? या हमारे देश में आंतरिक अशांति हो जाए, जैसे कि मणिपुर में आप सभी को पता होगा, तो वहाँ पर अशांति को शांत करने के लिए क्या हमें किसी अन्य देश से या फिर किसी और से परमिशन लेने की आवश्यकता है? अगर हमें आवश्यकता होती तो हम सोवरेन नहीं होते। अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो हम सोवरेन हैं। यानी कि हमारा राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभुता जनता में निहित होती है। हम भारत के लोग इसी विचार को व्यक्त करते हैं। अब देखिए, संप्रभुता 2 प्रकार की होती है। एक तो इंटरनल, जो मैंने आपको बताई कि आंतरिक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए, और एक एक्सटर्नल, ठीक है? ये बाहरी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए। इसके साथ-साथ ये मैं पहले मिटा देता हूँ। इसके साथ-साथ संप्रभुता 4 प्रकार की होती है। एक तो कानूनी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। कानूनी, वास्तविक, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगा। वास्तविक, नाम मात्र, ठीक है? तो जो हमारी कानूनी संप्रभुता होती है, ये किसके पास है? कानूनी संप्रभुता हमारे संविधान के पास है। हमारा संविधान हमको संप्रभु घोषित करता है, तो हमारी कानूनी संप्रभुता कहाँ हो गई? संविधान में। और जो वास्तविक संप्रभुता है, वो जनता में निवास करती है। जनता में, जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, संप्रभुता जनता में निहित होती है, हम भारत के लोग इसी विचार को व्यक्त करता है। इसके साथ-साथ नाम मात्र की, जो नाम मात्र की संप्रभुता है, वो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति नाम मात्र के संप्रभु हैं। आप देखेंगे कि जितने भी पार्लियामेंट में बिल बनते हैं, संसद उसको पास करती है, उसके बाद में वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। तो जब हम आगे चल कर के राष्ट्रपति पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रपति सिर्फ़ उसको कुछ ही समय के लिए रोक सकता है किसी भी बिल को, उन्हें अपनी अनुमति देनी ही होती है, ठीक है? या फिर वो उन्होंने अगर एक बार वापस कर दिया, फिर उसके बाद में जब दोबारा बिल पास होकर के आता है, तो उस पर वो बाध्य हैं अपनी अनुमति देने के लिए, ठीक है? तो राष्ट्रपति हमारे नाम मात्र के संप्रभु होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस की परीक्षाओं में, तो ये यूपीएसआई के संबंध में भी अगर 2017 जैसा पेपर आया भविष्य में, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के बन सकते हैं। अगर जैसा पिछला एग्ज़ाम हुआ है, उस प्रकार का हुआ, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। वैसे आपको ये पता होना चाहिए। अब समझते हैं, राज्य की सामान्यतः 4 तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, कोई भी देश या कोई भी राज्य, यहाँ पर राज्य का मतलब देश से है। कोई भी देश बनाने के लिए हमें 4 तत्वों की आवश्यकता होती है: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। सबसे पहले हमारे पास में कोई ज भूभाग होना चाहिए, उस भूभाग के ऊपर जनसंख्या होनी चाहिए। अगर वहाँ पर जनसंख्या है, तो उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सरकार होनी चाहिए, और वो सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु। अगर सरकार संप्रभु नहीं होगी, उसे बार-बार बाहर जा कर के, जो भी, जैसे पहले इंग्लैंड में जब क्राउन का राज था हमारे देश पर, तो वो लोग संप्रभु नहीं थे। तो वहाँ पर बार-बार हम लोगों को इंग्लैंड जाना पड़ता था किसी भी लिए, जैसे कि कोई केस हो गया, तो हमारे देश में हाई कोर्ट तो था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंग्लैंड में ही था। तो हमें फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था, और वहाँ पर भी हमारी सुनवाई नहीं होती थी। तो सबसे पहले भूभाग, भूभाग के ऊपर कुछ जनसंख्या, उस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सरकार, और सरकार संप्रभु, जो अपने आप निर्णय ले सके। जैसा कि कल हुआ है, सीजेआई, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उनकी डिमांड को देखते हुए हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है, यानी कि राज्य की आत्मा ही संप्रभुता है। अगर हम लोग अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकते, हमें, जैसे कि अभी हम स्टूडेंट लाइफ में हैं और हमें हर चीज़ अपने माता-पिता से पूछनी पड़ती है, तो हम अभी संप्रभु नहीं हैं। जब हम रोज़गार हो जाएँगे, हमें रोज़गार मिल जाएगा, तब हो सकता है कि हम संप्रभु हो जाएँ एक समय के बाद में, कि हम सारे निर्णय खुद ले सकें। तो संप्रभुता राज्य की आत्मा कहलाती है, ये चीज़ याद रखना। और भारत की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति जो है, वो जनता से आती है। यानी कि जनता सबसे ज़्यादा संप्रभु होती है, जो वास्तविक संप्रभुता है, वो जनता में निवास करती है। अब 42वें संविधान संशोधन 1976।
देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। सबसे पहले समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता शब्द था पहले। इसको राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया था, यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कर दिया गया था। और प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लेना या फिर याद कर लेना कि हमारे देश की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। तो केवल एक बार संशोधन हुआ है। ये देखिए, 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब समझते हैं हम समाजवादी और पंथनिरपेक्ष क्या होता है। देखिए, समाजवाद का मतलब होता है सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। जैसे हमारे देश में बस, ट्रेन, होटल, स्कूल, अस्पताल और बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज चलती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी गई हैं। समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ये मैंने आपको बता दिया है, ये याद रखना। ठीक है। भारतीय समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में समझा जाता है। इसका मतलब यही है कि लोकतंत्र रूप से हमारे देश में समाजवाद है। इसका लक्ष्य सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करना और कल्याणकारी व्यवस्था को बढ़ावा देना है। ठीक है। कल्याणकारी व्यवस्था मतलब जो हमारे देश में गरीब लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की असमानता का सामना ना करना पड़े, और जैसे अमीर लोगों के लिए कार्य होते हैं उसी प्रकार से गरीबों को उन्नति प्रदान करने के लिए आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर किया जाए। तो यही समाजवाद का मेन कंसेप्ट होता है। मान लीजिए कि एक गरीब आदमी है और हमारे देश में अगर सरकारी अस्पताल ना हो और गरीब आदमी के पास में पैसा नहीं है, तो वो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा ना। तो इसीलिए कल्याणकारी व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हमने समाजवाद को चुना था। समाजवाद समाजवाद हमने रूस में क्रांति हुई थी, ठीक है? तो हमने रूस से लिया है ये, और इसके जनक जो हैं वो हैं लेनिन। ये रूस के एक दार्शनिक थे, लेनिन इनका नाम है, ये आप याद रखना। पंथनिरपेक्षता, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। पंथनिरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म से अलगाव, यानी कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है और हम सभी धर्मों को अलाउड करते हैं अपने देश में। मतलब जो हमारे देश का संविधान है वो अपने देश में सभी प्रकार के लोगों या फिर सभी धर्मों के लोगों को अलाउड करता है। कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति उसकी वो नहीं है। जैसे कि आप पाकिस्तान देखेंगे वो मुस्लिम राष्ट्र है, अफ़गानिस्तान देखेंगे और आप ये देख सकते हैं बांग्लादेश, उन्होंने अपने आप को मुस्लिम कंट्री घोषित किया हुआ है। लेकिन बांग्लादेश ने बीच में जो है बोल दिया था कि हम पंथनिरपेक्ष हैं या धर्मनिरपेक्ष हैं। लेकिन आप देखोगे वहाँ पर हालत बहुत बुरी है। अदर जो वहाँ पर रिलीजन वास करते हैं उन लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। भारत एक धार्मिक राज्य नहीं है। पंथनिरपेक्ष का मतलब यही है। जैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा कि एक चीज़ आई थी कि हम हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं कर देते, क्योंकि हमारा जो देश का संविधान है वो अलाउड ही नहीं करता है। हमारी प्रस्तावना ही अलाउड नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सेकुलर का अर्थ होता है धर्म विरोध नहीं, बल्कि राज्य द्वारा धर्मों के प्रति निष्पक्षता, यानी कि सभी धर्मों को समान माना जाएगा और जो अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति मतलब उनको और भी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। वो मैं आपको कल के मौलिक अधिकारों में पढ़ाऊँगा। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम गणराज्य और लोकतंत्र। ठीक है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि राजनीतिक व्यवस्था, जहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था होती है वो हमारा देश लोकतंत्र होता है। जहाँ सरकार जनता में से चुन के बनती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। और ये अब्राहम लिंकन ने बोला था, ये आपको याद रखना है, अब्राहम लिंकन। जहाँ सरकार जनता में से चुन के, यानी कि जनता अपना लीडर चुनती है, तो वो लोकतंत्र होता है। ठीक है। लेकिन वर्तमान में आप देख रहे हैं कि सूडो डेमोक्रेसी है। सूडो डेमोक्रेसी का मतलब होता है दिखावटी लोकतंत्र। ठीक। गणराज्य में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है, तो मैंने ये ऊपर नोट कर दिया था। गणराज्य वो होता है कि जहाँ पर हमारे देश का जो हेड होता है, राष्ट्र का प्रमुख, हेड ऑफ द नेशन, जैसे राष्ट्रपति हैं, तो वो इलेक्टेड होते हैं, यानी कि निर्वाचित होते हैं, उन्हें वंशानुगत तौर पर नहीं चुना जाता। जैसे कि आप इंग्लैंड देखेंगे, इंग्लैंड में जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो राजा राजा और रानी बनते हैं वहाँ पर, तो वंशानुगत है। जो उनका अगला वंश आता है वो राजा बन जाते हैं,
जबकि वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो निर्वाचित होता है। उसके साथ-साथ आप यूएसए देखेंगे, यूएसए में हेड ऑफ़ द नेशन राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के बनता है। तो वहाँ का तो यूएसए कैसा हो गया, यूएसए हो गया रिपब्लिक, और आपका ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन आपका रिपब्लिक नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, लेकिन निर्वाचित होता है। इस वजह से हमारा देश रिपब्लिक यानी कि गणराज्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम राजनीतिक सत्ता जनता में निहित होती है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, इसमें अंतिम राजनीतिक सत्ता जनता में निहित होने का मतलब ये है कि जहाँ सरकार जनता में से चुन के बनती है, जनता जब चाहे जब हटा देगी। जो हमने एमपी, एमएलए को चुना अपने क्षेत्र से, फिर हमारे चुने हुए व्यक्ति संसद पहुँचे, फिर उन्होंने उसी सरकार में से प्राइम मिनिस्टर बनाया, फिर उन्हीं लोगों में से चुनाव होता है राष्ट्रपति के लिए। तो जनता में से ही चुन के तो बनती है। विशेष अधिकार प्राप्त वंशाणु का शासक का विचार गणराज्य से मेल नहीं खाता। इसका मतलब यही है जो मैंने आपको ब्रिटेन वाली कहानी बताई थी कि ब्रिटेन में जो है राजा या फिर रानी होते हैं, हेड ऑफ़ द नेशन, जबकि यहाँ पर जो है निर्वाचित होते हैं या फिर कोई वंशाणु का शासन नहीं करता है। देखिए, रिपब्लिक इज़ इक्वल टू इलेक्टेड हेड ऑफ़ स्टेट, नॉट हेरिडेटरी मोनार्क, यानी कि वंशानुगत शासन नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 2 प्रकार की समानता या समता दी गई है, और बंधुत्व यानी कि भाईचारे की भावना, ये बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना दी गई है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैं आपको भी जब क्वेश्चंस कराऊँगा, जब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगा। देखिए, हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य है न्याय प्रोवाइड करना। न्याय कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्योंकि भारत के संविधान में न्याय का सिद्धांत जो है, हमने रूस से लिया है। ठीक है, रूस में 1917 में क्रांति हुई थी, वहीं से हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का कंसेप्ट लिया। जैसे कि सामाजिक अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, ठीक है? सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि समाज में बराबरी, आपको सरकारी नौकरी में बराबर अवसर मिलेगा, वोट डालने का सभी को अधिकार मिलेगा, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। जो लोग मतलब गरीबों के लिए हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए, आप चाहें तो वहाँ पर गरीब आदमी भी जा सकता है, अमीर आदमी भी जा सकता है, ठीक है? वहीं आपका राजनीतिक का मतलब होता है जैसे अनुच्छेद 326 है, हमें वोट डालने का अधिकार। वोट डालने का अधिकार है, आप वोट डाल सकते हैं। आर्थिक अधिकार, आर्थिक क्या है? आर्थिक में अर्थव्यवस्था में सभी की बराबर भागीदारी। ये और आगे चल के आप चलेंगे तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में सभी की बराबर भागीदारी, आप बराबर काम करेंगे, आपको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, इस प्रकार से। अब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के कैसे दी गई हैं? 5। आप कोई भी विचार कर सकते हैं, विचार फिर उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, यानी कि उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता दी गई है। समानता, समानता आपको प्रतिष्ठा की, यानी कि आपको प्रतिष्ठा के भी मतलब जितना अमीर आदमी को सम्मान उतना ही आपको देगा संविधान। फिर इसके साथ-साथ अवसर की समानता, जैसे सरकारी नौकरियों में भी आपको बराबर सम्मान मिलेगा, सॉरी बराबर समानता का अधिकार मिलेगा आपको। आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एक अमीर आदमी भी अप्लाई कर सकता है, गरीब आदमी भी अप्लाई कर सकता है। फिर बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। जब हम किसी दूसरे देश में, जैसे अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं, अभी हम उत्तर प्रदेश से जाकर के राजस्थान में कोई तुम्हें यूपी का आदमी मिलेगा, अगर आप राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं, तो आपको बहुत खुशी होगी कि यार मेरे उत्तर प्रदेश से है। यही चीज़ जो है स्टेट लेवल पर ना होकर के नेशनल लेवल पे, जब आप यहाँ से अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, पोलैंड गए, जर्मनी गए, वहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई और व्यक्ति मिलता है जो आपके भारत देश से ही है, तो उसको देख कर के जो आपको मतलब खुशी मिलेगी कि यार ये भी मेरा दोस्त है, इंडियन है, तो वहाँ पर आपकी भाईचारे की और एकता वाली भावना उत्पन्न होगी। तो ये बंधुत्व यानी कि भाईचारा होता है। अब नीचे आप पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट कि न्याय प्लस स्वतंत्रता प्लस समता प्लस बंधुता ये प्रस्तावना के मूल लक्ष्य हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना। नेक्स्ट, अब हमने कहाँ से, विदेशों से क्या-क्या प्रेरणाएँ ली हैं, इसमें से कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, प्रस्तावना की अवधारणा पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव माना जाता है, ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ से विचार लिया था, क्योंकि विश्व में सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना बनाई गई थी। तो हमने यहाँ से विचार लिया था, इस वजह से अमेरिका के संविधान का प्रभाव माना जाता है। फिर स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श
फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हैं। ये फ्रांस की क्रांति से लिए थे हमने स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्रेरणा हमने रूसी क्रांति से ली थी। रूस की क्रांति कब हुई थी कमेंट में बताइए मुझे, मैंने अभी बताया था। अब एग्जाम पॉइंट, एग्जाम में लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टेनिटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद रखें। स्वतंत्रता, समता और बंधुता। लिबर्टी, हमारे संविधान में कहीं भी स्वतंत्रता के लिए फ्रीडम शब्द का उपयोग नहीं है, आपको लिबर्टी मिलेगा स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इससे संबंधित भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, मुझे बताइए। हुआ है तो कौन सा हुआ है, कमेंट करिए। देखिए, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? सबसे पहला मामला हुआ था 1960 में, बेरुवारी संघ मामला। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, मना कर दिया था कि जो है प्रस्तावना हमारी संविधान का भाग नहीं है। फिर इसके बाद में केशवानंदी भारती मामला हुआ था 1973 में। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर केशवानंदी भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, जिसमें 7 और 6, यानी कि 7 लोगों ने बोला था कि भाग है, 6 लोगों ने बोला था कि भाग नहीं है। प्रस्तावना न्यायालय में अपने आप लागू करने योग्य स्वतंत्र अधिकार नहीं देती। क्या प्रस्तावना को जैसे संविधान लागू होता है इस प्रकार से लागू कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। हमारी प्रस्तावना हमें कोई भी, मतलब हम उसे कानूनी प्रकार से लागू नहीं कर सकते हैं जैसे संविधान लागू होता है। प्रस्तावना के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट, वर्तमान स्थिति, प्रस्तावना संविधान का भाग है। वर्तमान में जो है हमारी प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब प्रस्तावना का महत्व क्या है? संविधान की अस्पष्ट भाषा की व्याख्या और प्रस्तावना मार्गदर्शन दे सकती है। जैसे आप देखेंगे तो जो हमारे संविधान में लैंग्वेज यूज हुई है बहुत टिपिकल लैंग्वेज है। आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी बहुत टिपिकल लैंग्वेज है, इसलिए हमारे देश के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि उसकी भाषा अस्पष्ट है। मतलब कि अभी तक भी समझ नहीं पाते हैं जब कोई बात आती है हमारे संविधान के, जब हमारे संविधान का मतलब कोई उल्लंघन करता है और वो मामला उच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो उस समय केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा ही उसको स्पष्ट किया जाता है या उसकी दूसरी परिभाषा दी जाती है उसके संदर्भ में। यह संविधान निर्माताओं के उद्देश्य और आदर्श को समझने में मदद करती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी नया व्यक्ति कैसे समझेगा कि हमारे संविधान में हमको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, तो वो प्रस्तावना मात्र से ही समझ सकता है। प्रस्तावना के आदर्श का विस्तार मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों में दिखाई देता है। जो प्रस्तावना में आदर्श दिए गए हैं उनको हमारे मौलिक अधिकारों में, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों में वो सारी चीज़ें मिलती हैं हमें देखने के लिए। फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया में प्रस्तावना को अंतिम चरण में अपनाया गया था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारी प्रस्तावना को जो है संविधान निर्माण हो जाने के बाद में सबसे लास्ट में संविधान में जोड़ा गया था और बाद में अपनाया गया था। पहले नहीं, ऐसा नहीं था कि मतलब पहले प्रस्तावना बनी उसके बाद में संविधान के अनुच्छेद और भाग बनने शुरू हुए थे, नहीं। पहले हमारा संविधान पूरी तरह से तैयार था, फिर उसके बाद में जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको आधार मानते हुए अमेरिका से हमने विचार लिया कि हमारे संविधान में प्रस्तावना भी होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 60 देशों के उसका संविधान का अध्ययन किया था हमारी संविधान सभा ने, उसके बाद में संविधान बनाया गया था। तो वहाँ से हमने विचार लिया, फिर उसके बाद में लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया की अच्छी लगी तो हमने लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ले ली। अब ये देखिए, प्रियम्बल इज इंटरप्रिटेटिव एड बट नॉट एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ एनफोर्सेबल पावर। इसका मतलब ये है कि प्रस्तावना की प्रकृति न्याय उचित नहीं है, न्याय उचित नहीं है। अतः प्रस्तावना को लागू कराने के लिए कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है हमारे पास में, और ना ही प्रस्तावना लागू होती है। हमारी प्रस्तावना लागू नहीं होती है, लागू क्या होते हैं? अनुच्छेद। प्रस्तावना लागू नहीं होती, अनुच्छेद लागू होते हैं। अब प्रस्तावना पर प्रसिद्ध कथन, ये क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं तो इन पर थोड़ा ध्यान देते हैं अब हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं के एम मुंशी। के एम मुंशी यानी कि कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। इन्होंने क्या कहा? के एम ने कहा कि हमारे प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है। अर्नेस्ट पार्कर ने संविधान को की नोट यानी कि कुंजी, हमारे संविधान की कुंजी कहा। एन ए पालकीवाला, एन ए पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था प्रस्तावना को। प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं, ये बात याद रखना आप। के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री,
अर्नेस्ट पार्कर ने प्रस्तावना को की नोट कहा। एन ए पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा। वहीं ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का अत्यंत सम्मानित और आभूषण बताया, यानी कि सबसे ज़्यादा सम्मानित भाग है और ये हमारे संविधान का आभूषण है, गहना है। इसके साथ साथ हमारे अंबेडकर साहब ने, B.R. अंबेडकर, इन्होंने प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा। और अल्लादी कृष्णा अय्यर, इन्होंने कहा था कि ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना जो हमने लंबे समय से सपने देखे थे और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए देखे हैं कि वो कैसी होनी चाहिए, कि हम लोग तो गुलाम रहे थे लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी रहेगी, उनके पास में समानता रहेगी, कोई भी काम करने का अधिकार होगा। तो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है प्रस्तावना, ये आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, कथन और व्यक्तियों का मिलान यूपीएसआई में पूछा जा सकता है, यानी कि यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था 2021 वाली वैकेंसी में। इसमें आपका अर्नेस्ट पार्कर, पालकीवाला और के मुंशी ने और ठाकुरदास भार्गव ने, ये चारों क्वेश्चन पूछे गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सब नोट कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 13 दिसंबर 1940 को हमारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जे एल नेहरू ने। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। 26 जनवरी 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत कर लिया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 सब जोड़े गए और अब तक एक बार संशोधन हुआ है हमारे संविधान की प्रस्तावना में बस। फिर बेरोबारी 1960 के मामले में भाग नहीं माना। केशवानंदी भारती 1973 के मामले में प्रियम्बल को भाग माना गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? ये हर एक व्यक्ति जो भी वीडियो देख रहा है वो कमेंट में जरूर बताए, आपको याद हो जाएगा। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन से कौन कौन से शब्द जोड़े गए, कितने शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया और किस में माना गया, दोनों बताने आपको। स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये किस क्रांति से प्रेरित है?